हेलो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम DU-SOL के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 5th सेमेस्टर का हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है रूस की बोल्शेविक क्रांति। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्टिंग आप इसकी इंट्रो से करेंगे, यानी कि भूमिका से, जिसमें आप थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। तो देखिए, रूस जो है वो भौगोलिक दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे विशालतम यानी कि एक बहुत बड़ा राष्ट्र था, जिसमें जारशाही का शासन चलता था। लेकिन वहाँ की जो ज़्यादातर जनता थी वो क्या थी, वो अनपढ़ थी और पिछड़ी हुई थी। अब उससे क्या हुआ, और इसके अलावा एक चीज़ और थी कि वहाँ जो है समाज कई श्रेणियों में बटा हुआ था, जिसमें कुलीन वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे, किसान वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे और भी कई वर्ग थे। मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो वहाँ की जनता को घृणा की दृष्टि से देखते थे, मतलब वो उनको नीची जाति के समझते थे, समझ लो, क्योंकि उन वर्गों में बहुत अंतर पाया जाता था। साथ ही रूस का शासन दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर आधारित था। ये शासक जो वहाँ के राजा थे वो खुलकर जनता पे क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई, एक मार्च 1917 में हुई थी और दूसरी नवंबर 1917 में हुई थी। यद्यपि ये दोनों क्रांतियां एक ही थी, किंतु ये इसके दो भाग थे। एक राजनीतिक अध्याय जिसे माना जाता है वो है मार्च की क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो जारशाही था उसके शासन का अंत हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ कारण थे इस क्रांति के, जिनको हम अब डिस्कस करेंगे। रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या थे। 1905 में भी एक क्रांति हुई थी रूस में। तो 1905 की जो रूसी क्रांति में 1917 की रूसी क्रांति के भी लक्षण वहीं पे दिख गए थे कि 1917 में भी कोई क्रांति होने वाली है। लेकिन फिर भी जार निकोलस द्वितीय अपने स्वेच्छाचारी शासन में वो लगे रहे थे। भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए वो, और इसलिए क्या हुआ, 1917 में ये क्रांति हो गई। अब इस क्रांति के कुछ दीर्घकालिक कारण थे और कुछ तत्कालिक कारण थे। अब एक कारण तो ये था जारशाही की निरंकुशता, जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। रूस में सदियों से निरंकुश जार का शासन चलता आ रहा था। जार अलेक्जेंडर जो उसका पूरा नाम था, तो जार प्रथम निकोलस प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय आदि सभी निरंकुश व कठोर अत्याचारी थे। ये सब वहाँ के शासक रहे थे, राजा थे। रूस का जो अंतिम शासक था वो यही था, जार निकोलस द्वितीय। तो अत्यधिक रूढ़िवादी था जो, और सुधार के प्रति कट्टर विरोधी था। निकोलस के बढ़ते अत्याचारों व शोषण ने जनता में असंतोष की भावना पैदा कर दी थी। अब जो जार निकोलस है वो अपनी विदेशी नीति के क्षेत्र में भी असफल रहा, क्योंकि उसे जापान के हाथों अपमानजनक पराजय का सामना उसे करना पड़ा था। तब 1905 की क्रांति हुई थी। हालांकि इस क्रांति को निकोलस ने सुधार करने का आश्वासन दिया जनता को, और ये क्रांति को वहीं पे शांत कर दिया था। लेकिन जनता के मन में इस क्रांति की आग धीरे धीरे फिर से वापस से सुलग गई, और 1917 में आके वो वापस भड़क गई एक आग, जिसने क्रांति का रूप ले लिया। और क्या हुआ, श्रमिकों का असंतोष, श्रमिकों में भी असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। रूसी श्रमिकों की दशा भी किसानों की तरह ही दयनीय थी। औद्योगिकरण की तीव्र गति से लाखों मजदूर गांव को छोड़कर शहरों में बस गए थे काम के लिए, जिससे उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसलिए कारखानों के जो मालिक हैं, कारखानों के मालिकों ने उनकी असहाय व दयनीय स्थिति का लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया, उन्हें कम मजदूरी देकर ज़्यादा काम करवाते थे उनसे, क्योंकि लोगों में बेरोजगारी बढ़ी हुई थी भाई, उन्हें तो रोजगार चाहिए था। तो अब कोई कम पैसे दे रहा है चाहे ज़्यादा पैसे दे रहा है, ज़्यादा पैसे तो देने का कोई मतलब ही नहीं है, लोग फ़ायदा ही उठाते हैं गरीब का। तो वही था, उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और उनसे बिल्कुल मेहनतकश और बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था। अब जो है मजदूर हैं वो क्या है, वो गंदी बस्तियों में की तंग कोठरियों में रहता था। छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कोठरियाँ होती थी, बहुत गंदी बस्तियाँ, अंधेरी गलियाँ, पतली गलियों में वो रहते थे, जिसमें
बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें इतना ही वेतन मिल पाता था कि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके, जीवन चले उनका। अतः ऐसी परिस्थितियों में साम्यवाद का प्रसार होने लगा। इससे मजदूरों की हड़तालें शुरू हो गई और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, श्रमिकों तथा मजदूर वर्ग भी इस क्रांति में शामिल हो गए। अब इसी कारण और क्या हुआ, और क्या कारण था इसका, एक मुख्य कारण रूसीकरण की नीति भी थी। रूस में कई धर्म व भाषाएं प्रचलित थी, जिसमें यहूदी, पोल, आर्मेनिया आदि थी। अब इन सब की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता थी, लेकिन इन सब में रूसी जो लोग थे वो अत्यधिक प्रभावशाली थे। रीज़न यही था, ये क्या थे वहाँ पे, ये अल्पसंख्यक थे, और क्योंकि रूसी लोग हैं वो वहाँ पे बहुसंख्यक थे, इसलिए यहाँ के शासक रूसी ही थे, तो राजा भी वहाँ के रूसी ही होंगे। तो जो गैर रूसी जातियों के साथ बड़ी कठोरता से वो व्यवहार करते थे वहाँ के राजा। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने गैर रूसी लोगों का रूसीकरण करना शुरू कर दिया। क्या हुआ अब इसमें, लेकिन इस नीति ने सभी गैर रूसी जातियों को शासन विरोधी बनाएंगे अगर वो उनकी उससे छेड़खानी करेंगे तो, क्योंकि रूसी शासकों द्वारा गैर रूसी जातियों के साथ अत्याचार पूर्वक व्यवहार किया जा रहा था। लेकिन जब जारशाही के विरुद्ध रूसी लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो गैर रूसी लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। और क्या हुआ, समाजवाद का विकास हुआ। रूस में किसानों व मजदूरों की अत्यंत दयनीय जो स्थिति हो गई थी, उसमें अत्यंत दयनीय स्थिति जो हुई थी उसमें जारशाही के अत्याचारों तथा उसकी नीतियां राजतंत्र पर आधारित थी, जिससे समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन जो समाजवाद था जब वो अपने अंतिम चरम पर था तो समाजवाद दो गुटों में बट गया। उसमें क्या हुआ, जिसमें से एक तो क्रांतिकारी समाजवाद दल था, दूसरा क्या हुआ, समाजवादी लोकतांत्रिक दल की स्थापना हुई। ये दो दल थे, एक क्या था, क्रांतिकारी समाजवाद, दूसरा समाजवादी लोकतंत्र दल। इनमें लेनिन के नेतृत्व में जो दल था इसने उसके विचार जो है वो उठते चले गए और रूस में श्रमिक वर्ग का राज्य स्थापित करना चाहते थे वो लोग, और दूसरा मेंशेविक था। हालांकि यह दल भी रूस में जनतंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन इनके विचार उक्त नहीं थे। मतलब कुल मिला के क्या था, जो वो क्रांतिकारी जो समाजवाद था उसका प्रभाव ज़्यादा था। इस प्रकार समाजवाद के विकास ने क्रांति को बढ़ावा दिया। और क्या हुआ, रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। अब रूसी नौकरशाही की अयोग्यता में क्या था, जो रूस के शासन संचालन के लिए एक विशाल नौकरशाही का निर्माण करते थे, जो लोग उस शासन के अंतर्गत काम करते थे, लेकिन जो नौकरशाही के उच्च पदाधिकारी निरंकुश शासन में वो विश्वास रखते थे, जिसके कारण छोटे पदों पर आसीन व्यक्ति भी जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। मतलब कुल मिला के ये है, अगर वो नौकरशाही के किसी भी पद पे आ गए ना तो वो अपने आप को सुप्रीम समझने लग जाते थे भैया, क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं दैव्य सिद्धांत पे आधारित था, तो राजा को भगवान समझते थे और जो राजा के अंडर वो जो काम कर रहे थे छोटे छोटे, वो भगवान के सेवक हो गए। बाकी सबको तो वो ऐसे ही समझ रहे थे, कीड़े मकोड़े समझ रहे थे वहाँ के लोगों को। तो ये केवल कुलीन वर्ग की सहायता करना ही पसंद करते थे, बाकी और लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं था, और लोगों को तो ये लोग समझ ही नहीं रहे थे, कुल मिला के ये भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में नौकरशाही में इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि उसने सेना की आवश्यकता को ही पूरा नहीं किया, अर्थात जो धनराशि सैनिक ज़रूरतों पर खर्च होनी चाहिए थी वे उनकी जेबों में चली गई, छुपा छुपा के सब जेबों में, भ्रष्टाचार के कारण, जिससे सेना को घर का मुंह देखना पड़ा, जिससे सेना को किसका, हार का मुंह देखना पड़ा। अतः इससे क्रांति को बढ़ावा मिला, क्योंकि खर्चा नहीं होगा, पैसे नहीं, पैसे के बिना कुछ नहीं है भाई। फिर अकाल की स्थिति, युद्ध के दौरान कृषि उत्पादन बहुत कम हो गया था। अन्न के अभाव के कारण खाने पीने की वस्तुओं के लाले पड़ने लगे थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ
कीमतें, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान छूने लगी थी। मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई थी, भूखमरी को बढ़ावा मिला, लेकिन शासन वर्ग ने जनता के कष्टों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः ऐसी स्थिति में जगह जगह पर दंगे व हड़तालें होनी शुरू हो गई। ये तो वाजिब सी बात है, होगी ही। सैनिक भी फौज में से अब भागने लगे और असंतुष्ट किसान व श्रमिकों के साथ हो गए, क्योंकि भैया उनकी रक्षा के लिए कुछ है ही नहीं, ना ही उन पे कोई खर्च हो रहा है, कुछ हो रहा है। वास्तव में लोग इस बात से ज़्यादा भड़क उठे कि वे कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जो वो सामंत और पूंजीवादी भ्रष्ट नौकरशाही जो लोग हैं ना, वो भोग विलास में बिल्कुल मस्त अपना ऐशो आराम में जी रहे हैं। इस प्रकार दोनों परिस्थितियां क्रांति का तात्कालिक कारण बन गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहें जीके बैंक। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।